नमस्कार। कुछ दिन इधर मैं आपसे मिल नहीं सका, अस्वस्थता ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। फिलहाल मैं अब ठीक हूँ। तो आइए आज हम एक नए चैप्टर पर गौर करते हैं, जो आज की महिलाओं के लिए भी जानना अत्यंत आवश्यक है, और साथ ही हमारे समाज में जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनका निदान कहाँ होता है, किन प्लेटफॉर्म पर होता है और कितने लोग इससे जागरूक हैं, इससे जुड़ी बातें आज हम करने जा रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न ताल्लुकात रखते हैं, वो भी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए, मैं प्रदीप सर पुनः आपका आज के इस क्लास में नए जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो चैप्टर है वह है राष्ट्रीय महिला आयोग। यह जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यह क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों इसे एक आयोग के तौर पर भारत सरकार ने मान्यता दी, और यह एक ऐसी शक्तिशाली आयोग का रूप धारण किया कि जिस पर ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना ही राज्यपाल और राष्ट्रपति तक के अधीन में न आने वाला यह एकमात्र ऐसा आयोग क्या कहता है और इसके कार्य क्या हैं, कैसे इनमें इनके सदस्यों का, इनके अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी का चयन किया जाता है, इससे वेतन और भत्ते कौन देते हैं, इन सब की जानकारी आज हम इससे जान सकेंगे। सबसे पहले आप जानें कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत धारा 3 में इसका गठन हुआ 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, जो भारतीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत धारा 3 में के तहत जो है इसका गठन हुआ। और इस आयोग में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशंस बना, पोर्टफोलियो बना, इसमें 5 अध्याय और 17 धाराएं समाहित की गई, जिसका की वर्णन आप इस धारा में इस आयोग की जो संविधान एक कह सकते हैं, इस आयोग का जो कानून व्यवस्था है, किस तहत यह कार्य करती है, उस पर आप गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी कि यह एक आयोग की घटना का यह रूप धारण करे। जैसा कि आपको जान करके या जानते भी हैं कि हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति थी वह काफ़ी ही ज़्यादा हयाक और शर्मनाक थी। इतिहास भी को आप देखते हैं, इतिहास में भी भारतीय महिलाओं के साथ जो शोषण और अत्याचार होता रहा, उन्हें पुरुष की बराबरी का अधिकार न दिया गया। इसके तहत जो है 1990 में ऐसी आन पड़ी कि महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की घटना होती है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो सौतेलापन व्यवहार होता है, उन्हें अपने साथ पुरुष के साथ पाँव में पाँव के साथ चलने की जो इजाज़त नहीं मिलती, उसे भोग और विलास की वस्तु समझी जाती है। तब महिलाओं ने अपने अधिकार को जाना और उस अधिकार को पाने के लिए ये बुलंद हो उठी, आवाज़ें बुलंद कर दी, और आज परिणाम आपके सामने है। आज महिलाएं कदम दर कदम साथ चल रही हैं पुरुषों के। माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई, कहां नहीं पहुंची। तो आइए फिलहाल हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो इसमें यह जो निकाय है, यह संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, सलाहकारी, यह सलाह देती है केंद्र सरकार को, और यह केंद्र सरकार द्वारा ही स्थापित एक आयोग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा महिलाओं को मिल सके। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, उनके साथ हुए अत्याचारों पर, उनके साथ हुए जोर जुल्म पर, उनके शिकायतों पर ध्यान देना, उनके शिकायतों का निराकरण करना, निवारण करना, यही इनका उद्देश्य है। और महिलाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो, वह समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इन सब बातों पर यह आयोग विचार करती है और केंद्र सरकार को यह सलाह देती है, प्रस्ताव देती है
और केंद्र सरकार इस पर फिर विचार करती है। और इसकी जो संरचना है, इसकी जो बनावट है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। सदस्य में एक खास है, उसमें एक सदस्य अनुसूचित जनजाति के हो और एक सदस्य अनुसूचित जाति के हो। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और एक जो सचिव होते हैं, जो अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होता है और जो सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में एक विशेष अनुभव रखता हो और विशेषज्ञ हो। इनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्षों का होता है, और या तो 65 वर्ष या तो 3 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल मुख्य रूप से 3 वर्ष तक का होता है। त्यागपत्र किसे दे सकता है? यह केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकता है। और साथ ही इसे हटा कौन सकता है, इनके सदस्य और सचिव को? तो इनको केंद्र सरकार हटा सकती है। और कब हटा सकती है, उसके भी कुछ नियम हैं। जब वह सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया हो गया हो, लगातार 3 अधिवेशन तक वह अनुपस्थित हो बिना सूचना का, तो केंद्र सरकार उसे हटा सकती है। वेतन और भत्ते कौन देता है? इन्हें केंद्र सरकार वेतन और भत्ते मुहैया कराती है। यह आयोग रिपोर्ट किसे सौंपती है? यह आयोग जो रिपोर्ट बनाती है कि क्या जरूरत है समाज में महिलाओं को, क्या उन्हें होनी चाहिए, क्या अधिकार होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार को सौंपती है। कब सौंपती है? संसद के समक्ष सौंपती है। जैसा कि आपको यह भी जानकार होना चाहिए कि अध्यक्ष और सचिव सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और सदस्य को जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ताकि इनके अधिकारों को जो है कुछ वजन हो और ये लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की आवाज को बुलंद कर सके। साथ ही इनका जो मुख्य कार्य है, वह कार्य है महिलाओं के कल्याणार्थ, महिलाओं को कल्याण हेतु, और उनके द्वारा जो उत्पन्न समाज में व्यवस्था है, समाज में उनके साथ जो अत्याचार या कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायतें, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इन सबों का निवारण और निराकरण करने का ही इसका मुख्य कार्य है। और अनुदान खर्च जो इन्हें मिलता है अनुदान करने के लिए, उन अनुदान के खर्च का जो जांच कर सकता है वह है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि यह जांच करती है। और अब हम बात करते हैं कि इस आयोग की सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन रहे। इस आयोग का पहला प्रथम अध्यक्ष रहे जयंती पटनायक 1992 ईस्वी में, क्योंकि उसी वक्त इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे अधिक समय तक जो इसके अध्यक्ष पद पर रहे वह रहे गिरिजा व्यास जी, जो 2005 से 2011 तक 2 कार्यकाल तक ये अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय महिला आयोग की। और आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं इनकी अध्यक्षा। और इस आयोग को जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। इस आयोग का जो अधिकार क्षेत्र है वह जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो निश्चित रूप से कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथ ही अपने मित्रों, स्वजनों और सहपाठियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अभी तक आपने नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर हमारे हौसलों को बुलंद करें। तब तक के लिए जय हिंद।